अब रूस और ईरान भिड़ सकते हैं। पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं तेज़ी से और ये बहुत बुरा होने वाला है कि ईरान और रूस की दोस्ती में खटास पड़ने वाली है। इससे नुकसान रूस को नहीं होगा, ईरान को तगड़ा नुकसान होगा। ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी अमेरिका की हो सकती है, क्योंकि अमेरिका तेज़ी से ये बात समझ चुका है कि ईरान काफ़ी ज़्यादा मजबूत रूस की वजह से है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आज आप मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें सुनने और देखने वाले हैं। इतनी सारी खबरें एक ही रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं कि पूरा दिन भी आपको कोई भी गोदी मीडिया का चैनल आपको इतनी सारी खबर नहीं देगा। इसलिए हमारी मेहनत को दुआएं दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखा कीजिए ताकि हमें पढ़ के खुशी हो। आपको बताएं कि अब रूस ने ये ऐलान किया है, बल्कि ये बड़ी बात सामने आई है कि रूस के 3 सीनियर जनरल कमांडर ने ईरान से ये कह दिया है, साफ साफ ये एकदम चेतावनी दे दी है कि आपकी वजह से इजराइल सीरिया में दनादन हमले कर रहा है। जी हाँ, और लगातार हमले कर रहा है। इस वजह से वहाँ पर सीरिया और हमारी फोर्सेस को काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपकी वहाँ मौजूदगी से लगातार हमले बढ़ रहे हैं। अब ईरान को सीधा सीधा कह दिया है कि IRGC की जितनी भी वहाँ फोर्सेस हैं, ये रूस कह रहा है, ईरान पीछे हट जाए वहाँ से। ईरान अपनी मिलिट्री को वहाँ से हटाए, अपने हथियारों को वहाँ से हटाए, अपने ग्रुप को वापस बुला ले, ताकि वहाँ पर हमले इजराइल करना बंद कर दे। ये ईरान के लिए अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये कोई और नहीं कह रहा है, खुद उसका बेहतरीन दोस्त रशिया कह रहा है। जिसके बाद रूस और ईरान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट ने कह दिया है, क्योंकि ये बात क्लियर है कि ईरान पीछे हटेगा नहीं और रशिया एक बार बोल दिया है तो वो भी अपनी ज़बान से पलटेगा नहीं। रूस की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई है। और आपको बता दूं कि 2 बड़े बड़े एयरपोर्ट पर, सरकारी एयरपोर्ट पर, प्राइवेट एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, दमिश्क पर और सीरिया के दूसरे अलग एयरपोर्ट पर भी कई हमले लगातार इजराइल ने किए हैं। सीरिया में कई सारी जो जगह हैं वो ज़ियारत की हैं, पुरातत्व हैं, यानी हुज़ूर पाक, और वहाँ पर शहीद करबला की कुछ मज़ारात हैं। तो आपको बता दूँ, दुनिया भर से वहाँ पर फ़्लाइट्स जाती हैं, लोग जाते हैं ज़ियारत के लिए। आपको बता दूँ कि अब जो टूर जाते हैं पाकिस्तान से, भारत से, अलग अलग जगह से, तो सीरिया उनका इस वक्त जाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ख़तरनाक हो गया है। उधर इराक के भी हालत ठीक नहीं है। तो ये मैं अपडेट ज़ियारत करने वालों के लिए दे रहा हूँ जो वहाँ जाते हैं, कि थोड़ा संभल कर और सतर्कता बढ़ती है, थोड़ा सा संभल के जाइए। दूसरी तरफ आपको बता दूँ, खुद रूस को दिक्कत हो रही है। रूस के फाइटर जेट, रूस की फ़्लाइट अब सीरिया में उतर नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसे हमले हुए हैं कि रनवे भी पूरी तरह से इजराइल ने सीरिया के एयरपोर्ट के बर्बाद कर दिए हैं। वहीं अगर ईरान के अंदर आपको ले चलूँ तो ईरान के हालात भी काफ़ी ख़तरनाक है। इजराइल का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी क्लीन नज़र आ रहा है। ईरान के अबदान ऑयल फैसिलिटी पर जो कंपनी पूरे ईरान को अकेले ही 25% गैस और तेल देती है, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट ऐसा हुआ कि काला धुआं आपको एक ही तस्वीर में नज़र आ रहा होगा। काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। कहा यह जा रहा है कि इसमें इजराइल का हाथ है, और मैं कह रहा हूं कि इजराइल का ही हाथ है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। एक अच्छी खबर आपको यह भी बता दूं कि UAE और ईरान ने दोनों ने मिलकर मुलाकात करी है और इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि दोनों हम अपने रिश्तों को ठीक करेंगे। ये भी दोनों ने कहा कि जो पिछला हुआ है रिकॉर्ड हमारा ख़राब है, जो आपस में हम लड़े भिड़े हैं, जो तू मैं हुई है, उन सबको हम एक तरफ रखेंगे और अपने फ्यूचर और करियर को ठीक करेंगे। दोनों देश राज़ी हो गए हैं कि एक दूसरे को हम अपना राजदूत देशों में भेज देंगे। अब आते हैं दोस्तों ईरान के न्यूक्लियर डील पर। ईरान ने जवाब दिया न्यूक्लियर डील पर, अपनी कुछ डिमांड्स रखी, अपने कुछ बातें रखी उस ड्राफ्ट में और अमेरिका को भेजी। अमेरिका ने तुरंत जवाब दे दिया कि ये गलत है,
ये हम इससे, अब उसके अंदर क्या है वो मैं नहीं बता सकता, वो मुझे खुद मालूम भी नहीं है। जो डिमांड होगी ईरान की उसको ठुकराते हुए सीधा अमेरिका ने इनकार कर दिया कि हम इनकी शर्तों पर, इस बातों पर राज़ी नहीं हो सकते। इसके बाद ईरान ने फिर से ये जारी करी रिपोर्ट और कहा, बयान दिया कि बड़ा ही जल्दबाजी वाला हिसाब अमेरिका ने लगाया और जवाब देने में ज़रा भी समय नहीं लगाया, बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, जिससे लगता है कि अमेरिका इस डील को होने नहीं देना चाहता। और अमेरिका छोड़िए, पीछे इजराइल है दोस्तों। ईरानियन आर्मी के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बड़ी बात कही गई। अभी कुछ दिन पहले बड़ी जानकारी आई थी कि 2 महीने से अमेरिका के F-35 फाइटर जेट ईरान के बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद ईरान की पूरी दुनिया में दुर्गति हुई, थोड़ी सी बेइज्जती हुई और लोगों ने सवाल ईरान की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर कर दिए। खुद ईरान में ही सवाल उठने लगे। तो अब ईरान के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि F-35 छोड़िए, हमारे इलाके में कोई ड्रोन तक नहीं घुस सका है। हम बड़े ही सतर्कता से कई हज़ार किलोमीटर दूर से ही अपने बॉर्डर पर नज़र रख रहे हैं और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी मजबूत है, हमें उस पर पूरा यकीन है। तो ये जो F-35 के घुसने की जो बात कही जा रही है ये सरासर गलत है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर ईरान की बात बिल्कुल गलत है। ये बात हकीकत है कि ईरान में लगातार घुसपैठ हो रही है। अभी 30 सेकंड पहले जो आपको खबर बताई कि ईरान के अंदर ही ब्लास्ट हुआ है, इससे पहले इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने, खुफिया अधिकारी ने यह बताया कि ईरान के अंदर हम पूरी तरह से अभी तक एक्टिव हैं। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट मौजूद है कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो इजराइल की देन है। इसके अलावा ईरान के कई कमांडर, कोई अपने घर में मरा हुआ मिला, कोई छत से गिर गया और किसी को उसके घर के सामने ही गोली मरवा दी गई। इन सब में इजराइल खुलकर है। इन सब के बाद जब तेहरान के अंदर ईरान के कमांडर को इजराइल मरवा सकता है तो ईरान के दूर बॉर्डर पर F-35 विमान आराम से घुस ही सकता है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने 2 समुद्री अमेरिकी ड्रोन को पकड़ लिया था। खबर आ गई है सबूत के साथ। ये देखिए, हमारी बात बिल्कुल सही साबित। खबर रजाग्राफी पे आपको कोई भी गोदी मीडिया जैसे नहीं मिलेगी। ये देखिए 2 ड्रोन हैं और दोनों ड्रोनों को एक एक करके बड़े ही बेदर्दी से ईरानी इन शिप पर रहने वाले कर्मचारियों ने फेंका, एकदम जैसे कूड़ा फेंकते हैं। क्योंकि पीछे की तरफ आप राइट साइड में कोने में देखेंगे वो अमेरिका का शिप ईरान की तरफ आ रहा है और ईरान को छोड़ना ही पड़ा। तो ऐसे में ड्रोन पर बड़ा गुस्सा दिखाया। ईरानी कर्मचारियों ने कूड़े की तरह ड्रोन को उठाकर, जो लाखों करोड़ों का ड्रोन था, एकदम फेंक दिया पानी में और बयान ये दिया कि हमारे रास्ते में ये ड्रोन पड़े रहते थे समुद्र में, जिससे हमारी आवाजाही में दिक्कत होती थी। आपको बता दूं, इसके अलावा हौथीज, यमन की सेना, हौथियों ने अपनी ताकत दिखाई। आपकी स्क्रीन पर उनकी परेड। जी हाँ, इस परेड में उन्होंने अपनी नेवी की ताकत दिखाई, ड्रोन ताकत दिखाई, एयरफोर्स ताकत दिखाई, ज़मीनी ताकत दिखाई। और इन सब हथियारों पर आप अगर खासकर ड्रोन पर नज़र मारेंगे तो आपको ईरान याद आएगा। अगर इनकी आर्म व्हीकल देखेंगे तो आपको ईरान याद आएगा। इन हौतीस के मिलिट्री की जो ड्रेस देखेंगे आप, वर्दी जो देखेंगे, आपको ईरान याद आएगा। बता दूं कि ये वो यमनी हौतीस सेना है जिसे ईरान पूरी तरह से समर्थन करता है। इस सेना के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है, इनके पास जितनी भी ताकत है वो ईरान की दी हुई है। मज़ेदार बात यह है कि यमन में सुन्नी लोगों की तादाद ज़्यादा है। इसके बावजूद एक शिया कंट्री ईरान पूरी तरह से अपने दोस्त, अपने भाइयों के लिए हथियार तक प्रोवाइड करवा के उनकी पूरी मिलिट्री बना चुका है। ये एक मिसाल है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जाहिल और झपट उन लोगों के लिए जो आज के इस दौर में भी शिया सुन्नी करते हैं। इतिहास गवाह है और आज भी देख लीजिए, उन लोगों का हाल सबसे बुरा है। उस मोहल्ले और उस इलाके और उस देश का हाल सबसे बुरा है जहां पर शिया सुन्नी आपस में भिड़ते हैं। दोस्तों, 2 साल से जब से मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आया हूं, आपको
जो जो मैंने बताया है ना वो सब सही साबित हुआ है। जो मेरे खिलाफ होते थे वो भी अब कहने लगे कि रज़ा भाई बात सही साबित हो रही है आपकी। सऊदी अरब, जी हाँ, सऊदी अरब हमेशा से ही ऐसा ही रहा है, यहूदियों की तरफ झुकता रहा है। मैं सऊदी अरब को जब संबोधित करता हूं तो बहुत लोग तिलमिला जाते हैं मुसलमान, सऊदी अरब को क्यों बोल रहा है? अरे लपरझंटस सुनो, सऊदी अरब का मतलब ये नहीं है कि सऊदी अरब की सरजमीन। सऊदी अरब का मतलब है अरब के लोग, अरब की सरकार। अब आप जान लीजिए, कल मैंने आपको अरब में फैशन शो दिखाया था। अब कमाल ये है कि अब अरबियों ने, अरब सरकार ने, सऊदी अरब ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरजमीन पर, वैसे तो पूरी कायनात, आखिरत, चरिंद परिंद, जमीन आसमान, हवा पानी सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में है, लेकिन कमाल ये देखिए कि सऊदी अरब जो मुसलमानों का करता धरता बनता है, हलाल बार खोला है। बार, हलाल बार, शराब हलाल। यजीद यही चाहता था, यजीद यही चाहता था कि जो हराम है उसको हलाल कर दूं। देखिए यजीदियों का असली चेहरा सामने आ गया, सऊदी अरब का घिनौना घटिया चेहरा। देखिए الحين أنا في البار الحلال أبي تشوفون وين الحين هذا البار حلال أخوي؟ حلال 100% حلال. إنزين ممكن أشوف قارورة؟ حلال 1000% حلال هاي. نسبة الكحول 40% حلال. حلال حلال 40% كحول. أيوة. الله يخليكي مملكتنا، وفرتي لنا الحلال كله. 40% كحول. ايوه. في بعد واحده كمان حلال. تعال شوف الحلال، وين الحلال؟ هيا كاكا يا حبيبي على الحلال، هي شايف الحلال؟ هي فيها مي زمزم. هاي زمزم، هاي اشربوا موت. 40%. अब इसके बाद जो है कुछ भारत में रहने वाले होंगे, कुछ मुसलमान जो इसके शौकीन होंगे, वो कुछ ऐसे भाग रहे होंगे सऊदी अरब। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। चल चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला। देखा दोस्त, ये सऊदी अरब है। बजाइए सऊदी अरब के लिए तालियां, और जो सऊदी अरब का फैन हो मैं कहूँगा अपना दीवार में सर मारो 121 मरतबा, और उसके बाद भी अगर ज़िंदा रहो ना तो थोड़ा मुसल्ला बिछा लेना, अल्लाह की बारगाह में जाना और अपने रूह को झांक कर देखना कि तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। फिलिस्तीनियन ह्यूमन राइट एजेंसी ने बड़ी बात बताई है। रिपोर्ट में बताया कि सन 2022 में ही अभी तक 111 फिलिस्तीनी लोगों का कत्ल किया है आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने। उस 111 में से 80 सिर्फ सिविलियन थे, जिसमें 24 बच्चे और 8 औरतें थे। 24 बच्चे। इतना ही नहीं, ये भी बताया कि 1277 लोग घायल भी हुए। अब सुन लीजिए, पाकिस्तान के कुछ लोग तालिबान को सपोर्ट करते हैं और ज़्यादातर टीटीपी को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे मुसलमान होंगे। इन्हीं मुसलमानों की वजह से सभी मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। अगर किसी को तालिबान और टीटीपी पसंद है तो पहली फुर्सत में देखिए, दिल्ली से बस भी जाती है, ट्रेन भी जाती है, और अगर आपके पास किराया ना हो तो किराया आपको जो है बहुत लोग देखिए मोदी जी खुद ही दे देंगे आपको किराया। ये संघी वैसे ही सभी मुसलमान को भेजते रहते हैं, तो संघ और आरएसएस वाले आपको पैसा दे देंगे, आप चले जाइएगा। अब देखिए तालिबान ने क्या कहा है, तालिबान ने क्या किया है, मैं आपको कल बता चुका हूं। सभी तालिबानी ऐसे नहीं है, लेकिन एक तालिबान ने क्या किया है उसकी वजह से सारे तालिबान को लपेट दिया गया है। ठीक है, अब तालिबान की गलत चीज़ों को भी सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, जो जिसे अपना अब्बा मान लेता है तो उसकी बुराइयों को भी छुपाता है। अब आपको बताऊं कि टीटीपी को जो सपोर्ट कर रहे थे, आज वो खुद बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। पाकिस्तान के हालात आप जानते हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। टीटीपी सरकार को धमकी दे रही है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इतना ही नहीं,
वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सबूत है, वरना टीटीपी के सपोर्टर्स मानते ही नहीं कि नहीं ये तो झूठ बोले। हम बताते हैं, पाकिस्तान के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान काफ़ी खतरे के मुंह के अंदर है। एक तरफ तालिबान है, एक तरफ टीटीपी है और वहाँ की खुद अमरीकी सरकार है। सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? आम जनता। अब सुन लीजिए, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग मेरी बात से सहमत होंगे, जेन्युइन बंदे। अब समझिए मामला क्या है। टीटीपी ने ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाएंगे। बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये बोली है कि जो डेमोक्रेसी है वो खतरा है, वो डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए जंग लड़ेंगे। जी हां, लोकतंत्र के खिलाफ है टीटीपी। पहले तो वो अपना एक एरिया मांग रहे थे, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम पूरे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए, सपोर्ट टीटीपी को करने से पहले सभी ये पाकिस्तानी सोच लें जो अफगानिस्तान की महिलाओं का, अफगानिस्तान के आम लोगों का हाल है, वही हाल आपका भी होगा अगर आप टीटीपी के सपोर्ट में हैं। अब आप सोच रहे हो रजा भाई प्रूफ क्यों दिखा रहे हैं? देखिए भाई, प्रूफ भी देखिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दाद इमारत इस्लामी जो शाख्ता है देगी चातरे युवा हिसादू पखपल मल को पखपल खूरक से इस्लामी निज़ाम गोश्तिन की वतुसा नो देगी दे पूरा असबाब लगीश देगी दे पूरा यूँ असबाब लगीजी देगी असबाब ना यूँ इज्तिमायत है नो जिधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान देगी इज्तिमायत नुमदाय दे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वजूद देगी मंशूर दाद एलाय कलिमतुल्लाह दे पूरा शवायदाय چې د पाकिस्तान په داخوره باندې مش د الله نظام قائم کی دغه په مقابله چې کوم باطل نظام د چې د جمهوریت نوم ورکړی شوی دی، اگر چې جمهوریت هم په نافذ نه دی، یو ځون ته مستقل نظام پاکستان اداري خپل ځون ته جوړ کړی دی، هغه باطل نظام د میان ځاوړل دغه د پر د جهاد دغه مبارزه شروع شوې ده. دا اتفاقی خبره ده. نو دغه پر تحریک طالبان پاکستان په وجود شرغلای دی، په دغه باندې د میش اکابر مشرونه قرباني ورکړي دي، په دغه باندې د میش فدایین او مجاهدین خپل وینه دوی کړی دي، خپل بال بچی یتیمون کړی دي، خپل بیبیونه کونډه کړی دي. لہذا هغه سره وفاداری دغه دو چې د تحریک طالبان پاکستان دا اجتماعیت وساتي. टीटीपी का बयान आपने सुना, लेकिन मुझे यकीन है कि ट्रांसलेशन से आपने समझ ही लिया होगा क्योंकि ट्रांसलेशन कैप्शन चल रहा था। आपको बता दूं, इसके अलावा मेन बात इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने भारत को भी लपेटा है। टीटीपी के सरगना ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश में खुद ऐसा सिस्टम बना लिया है जिससे पाकिस्तान आर्मी का ही पाकिस्तान पर राज चलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिदों ने पाकिस्तान में इस्लामिक शासन लाने के लिए जान दे दी है, हमें ये लक्ष्य पूरा करना है, वफादारी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। नूर वली नाम है उनका। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अंग्रेज़ों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जिससे मुसलमान भी 2 टुकड़ों में बढ़ गए, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान लोग हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारतीय मुसलमानों ने भी जिहाद शुरू किया और कुर्बानी दी, लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों में कोई एकता नहीं है। यही वजह है कि वो अपने उलमा ऑफ हिंद के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अब आपको बता दूं कि इन्होंने भारत का जिक्र भी इसीलिए किया क्योंकि बीजेपी पाकिस्तान का जिक्र करके अपने आप को बचाती आई है, लोगों को भड़काती आई है। इन्होंने भी पाकिस्तानियों के सामने भारत का जिक्र कर दिया और भारत के मुसलमानों का। भारत का कोई एक मुसलमान ये नहीं कहेगा कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है या अफगानिस्तान जाना चाहता है, नहीं, वो यही कहेगा कि मैं भारत में खुश हूँ। अब देखिए दोस्तों, टीटीपी का ऐसा बयान भारत के मुसलमानों को भी मुश्किल में डालेगा और ख़ुद पाकिस्तान मुश्किल में जा चुका है, क्योंकि अब टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कभी ये सोचा नहीं था कि अच्छा ये इस्लामिक राज ले आएंगे, ऐसा करेंगे। उनको ये अब दिख गया है कि इस्लामिक राज के नाम पर अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया है। तालिबान की ताकत तो बड़ी है, लेकिन तालिबान के जुल्म भी बड़े हैं। ये आप जाकर हर तरह से चेक कर लीजिए, अफगानी किसी आम नागरिक से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब आपको अफगानिस्तान की बात याद दिला रहा हूं, तो अफगानिस्तान में हाल देख लीजिए, जो आज भी शिया सुन्नी करते हैं और अभी जो ISI शिया समुदाय को अफगानिस्तान में निशाना बना रहा था, और शिया मुसलमानों के मरने पर जो दूसरे लोग तालियां बजाते हैं, सुनो।
इस चेहरे को देखिए, मौलवी हैं, अहले सुन्नत हैं। जुमे की नमाज में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ। मस्जिद का नाम है गजरा मस्जिद। धमाका हुआ, आत्मघाती धमाका हुआ, इमाम अहले सुन्नत मारे गए। इनके साथ 45 नमाजी मारे गए। अहले सुन्नत सभी सुन्नी मारे गए। हमला किसने किया? शक ISIS पर है, दाइश पर है, और मैं लिख के देता हूं कि ये उसी ने किया, कि तालिबान ये नहीं कर रहा है। तालिबान तो बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तालिबान के राज में अगर ऐसी चीजें होंगी तो तालिबान को निशाना बनाया जाएगा। और इस वक्त तालिबान और दाइश के बीच में एकदम ऐसे है, तो हाल भाई साहब बहुत बुरा है। दोस्तों, इसी के साथ भारत ने अपनी शक्ति को डबल कर लिया है। भारत महाशक्तिशाली बनने की राह पर चल चुका है। भारत के पास अब अपना सबसे बड़ा, जी हां, INS विक्रांत है। स्क्रीन पर देख लीजिए। जी हां, आपको बता दूं कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें एक वक्त पर 20 फाइटर जेट और 32 मिसाइलें लादी जा सकती हैं। 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा इसका रनवे है। नेवी को अब मिल चुका है पहली बार स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। जी हां, अपने ही इसी भारत में बना है। प्रधानमंत्री मोदी का जो स्लोगन था आत्मनिर्भर, हालांकि इस INS विक्रांत को 4 दिन में नहीं बनाया गया है। कांग्रेस का भी इसमें काफी योगदान रहा है। बहरहाल मोदी जी का स्टिकर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी जाके उस पर टहल भी लिए हैं, तो नाम लेना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि भारत की शक्ति, बहरहाल राजनीति की बात एक तरफ, लेकिन ताकत भारत की बढ़ गई है। कांग्रेस का इसमें इसलिए रोल है, ये मोदी जी ने नहीं बनाया है। सन 2009 में ही INS विक्रांत की नींव रखी गई थी, युद्धपोत को बनाना शुरू किया गया था। 13 साल में यह तैयार हुआ है दोस्तों, 13 साल। बड़ी बात यह है कि विक्रांत में 14 डेक हैं। जैसे दूर से ये 10 मंजिल इमारत जैसा दिखता है। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी है, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। ये एक बार जब टैंक फुल करता है, अपना ईंधन जब इसमें भरते हैं, तो 45 दिन तक समुद्र में रह सकता है। मजेदार बात यह है कि विक्रांत में 32 मीडियम रेंज के सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। ये AK-630 रोटरी कैनन से लैस होगा। इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम से लैस, जो लेजर गाइडेड मिसाइलों को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। यानी टॉप मोस्ट एडवांस है भाई साहब। इंडियन नेवी के कुछ डिस्ट्रॉयर, कुछ कलवरी क्लास के सबमरीन भी बेड़े में इसी में शामिल होंगे। इसके अलावा फाइटर जेट भी इस पर तैनात होंगे। MiG-29 के अलावा इस पे जितने भी भारत के एडवांस फाइटर जेट हैं वो सभी इसमें होंगे। अब आपको बता दूं कि ज्यादा कोई मोदी जी का भक्त आए कभी ये वीडियो मेरा शेयर कर दो, रजा ग्राफी मोदी जी का फैन नहीं, 100% स्वदेशी नहीं है, 100% आत्मनिर्भर नहीं है। आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफ को जरा देखिए। खुद दैनिक भास्कर ने बताया है कि ये केवल 76% यानी 76% स्वदेशी है। बाकी जो माल इसके अंदर लगा है, हार्डवेयर, इंजन और दूसरी चीजें, वो विदेशों से लाकर लगाया गया है। वहीं आपको बता दूं कि तुर्की के मिनिस्टर पाकिस्तान के हालात देखने के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तान को वो हर तरह से मदद पहुंचाएंगे। आपको बता दूं कि तत्कालीन तौर पर तुर्की ने कई सारी मदद ऑलरेडी पाकिस्तान को भेज दी है। ये तस्वीरें बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं। पाकिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन दोस्त मोदी जी ने काफ़ी दुख भी व्यक्त किया था। वहीं आपको बता दूं कि अर्जेंटीना की वाइस प्रेसिडेंट अपने घर के बाहर अपने फैन से मिलने के लिए निकल गई। इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि वो सबसे मिलती हुई आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच में फ़ैन की भीड़ में से एक व्यक्ति निकल के आता है और मुंह के बिल्कुल करीब 1 फुट दूर आकर बंदूक तानकर फायर करता है, लेकिन बंदूक जाम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इनकी ज़िंदगी अभी काफ़ी लंबी है। आपको बताऊं कि बंदूक जाम हो गई, ट्रिगर दबा नहीं। जिस बंदूक के अंदर 5 गोलियां मिली हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। वहीं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा भड़क गए हैं रजब तैयब एर्दोगान ग्रीस पर।
इतना भड़क गए कि नेटो को ही सुना दिया, कहा कि नेटो तुर्की के बिना कुछ भी नहीं है और नेटो के अंदर इस लपरझंटस ग्रीस की कोई औकात ही नहीं है। अगर नेटो को मजबूत होना है तो तुर्की की बात सुननी और समझनी होगी। देखिए भड़के हैं कैसे। I mean, you have said yourself NATO withdrew their messages. First, they congratulated our victory day, but they have stated that together with Turkey, they are totally different strength. This is a problem in itself. When the Greece presents a negative approach to NATO, it will definitely not weaken the Turkey-NATO relations, because NATO without the Turkey cannot be thought of. And frankly speaking, Greece is not important inside of NATO. If Turkey is a part of NATO, then NATO is strong. If Turkey is not inside of NATO, then NATO is not strong at all. Thank you very much. अब तुर्की के इस बयान के बाद समझ में आ गया है कि ग्रीस डर भी रहा है और पंगे भी ले रहा है। अब ग्रीस की तरफ से बड़ी जानकारी हमने निकाली है। ग्रीस जो है शील्ड बना रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है तुर्की के ड्रोन की ताकत। 4 ड्रोन बैरक्टर TB2 ग्रीस को आधा ख़त्म कर सकते हैं। तो ग्रीस तुर्की के ड्रोन से बचने के लिए शील्ड बना रहा है। ये लगातार तेज़ी से काम कर रहा है। इस इंटरनेशनल रिपोर्ट में ये दुनिया की सबसे बड़ी खबरें थीं जो मैंने आपको एक ही रिपोर्ट में भर दी हैं। हमारी मेहनत को थोड़ा सा प्यार दीजिए। जानेमाज़ पर मुसल्ले पे बैठे तो घर वालों से दुआ हमारे लिए कराइए कि हम इसी तरह से आपके सामने आते रहें और आपको दुनिया भर की खबर निडर होकर साफ और सीधी और मज़ेदार भाषा में आपको बताते रहें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।